गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ इस महामारी के दौरान आप सब अच्छे होंगे। मैं आज आप लोगों के साथ में स्पर्म फॉर्मेशन का जो रिमेनिंग पार्ट था उसके ऊपर डिस्कस करूँगा कि स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है। देखिए, हमने लास्ट टर्न पर पढ़ा था फॉर्मेशन ऑफ हेड, कि स्पर्म के हेड भाग का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो उसमें हमने पढ़ा था कि एक्रोसोम का निर्माण कैसे गोल्जी बॉडी से हुआ था। दूसरा हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियस में क्या क्या चेंजेज होते हैं, इनके बारे में हमने चर्चा की थी। आज हम लोग बात करेंगे यहां पर फॉर्मेशन ऑफ नेक पार्ट। देखिए, नेक पार्ट की बात करें तो एक्चुअली में जो नेक पार्ट है, ये भाग जो है हम लोग बताएंगे यहां पर, ये भाग जो है स्पर्म में नेक रीजन जो है, नेक भाग जो है, नेक भाग हेड को मिडिल पीस या मैं कह सकता हूं मध्य खंड से जोड़ता है। तो नेक जोड़ती है, नेक जो है हेड को मिडिल पीस से जोड़ने का काम करती है। नेक जो है, अगर हम लोग देखें कि जब स्पर्मेटिड से स्पर्म बनता है तो यहां पर सेंट्रियोल का रीअरेंजमेंट होता है। यहां पर दो प्रकार के सेंट्रियोल देखने को मिलते हैं। एक सेंट्रियोल तो देखने को मिलता है आपका प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, एक तो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जिसको हम लोग समीपस्थ तारक काय भी कहते हैं। दूसरा आप लोग यहां पर बताएंगे डिस्टल सेंट्रियोल, जिसको दूरस्थ तारक काय भी कहते हैं। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जो है, यहां पर हम लोग बताएंगे कि न्यूक्लियस का जो पश्य भाग है, केंद्रक का पश्य भाग यानी कि न्यूक्लियस का जो पोस्टीरियर रीजन था। अगर मैं यहां पर बात करूं कि जैसे न्यूक्लियस था, ये जैसे न्यूक्लियस था, यहां पर ये जैसे स्पर्म है, स्पर्म के अंदर अगर हम लोग देखें तो ये जैसे एक्रोसोम भाग था, और यहां पर यदि हम लोग देखें तो ये जैसे न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस का जो पश्य भाग, ये न्यूक्लियस का अग्रभाग, और ये न्यूक्लियस का कौन सा भाग हो गया, अग्रभाग। और यहां पर देखें तो न्यूक्लियस का जो पश्य भाग था, न्यूक्लियस का, यहां पर अगर हम लोग बात करें कि न्यूक्लियस का जो पश्य भाग था, जैसे ये न्यूक्लियस था और ये न्यूक्लियस का कौन सा भाग था, पश्य भाग। इस पश्य भाग में यहां पर आप लोग बताएंगे कि यहां पर क्या पाया जाता है, समीपस्थ तारक काय, और वहां से थोड़ी दूरी पर क्या पाया जाता है, दूरस्थ तारक काय पाया जाता है। तो यहां पर यदि आप लोग देखें तो ये भाग जो था ये कहलाता था एक्रोसोम, ये भाग कहलाता था न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट था, आपका डीएनए प्रेजेंट था। और यहां पर अगर बात करें तो ये कहलाता है प्रोक्सिमल सेंट्रियोल, इसको आप लोग क्या बोलते हैं, पीसी, और इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे, डीसी, डिस्टल सेंट्रियोल। और यहां पर अगर आप लोग देखें तो ये क्या हो गया साहब, डिस्टल सेंट्रियोल हो गया, यानी कि समीपस्थ तारक काय, और ये क्या हो गया आपका, दूरस्थ तारक काय। तो यहां पर जो केंद्र का जो पश्य भाग है वहां पर क्या पाया जाता है, समीपस्थ तारक काय पाया जाता है, यानी कि
प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। ये जो समीपस्थ तारकाय है, अगर मैं इसके कार्य की बात करूं कि भाई ये क्या काम करता है, तो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जो है ये क्लीवेज के दौरान, क्लीवेज का मतलब विदलन के दौरान सेल डिवीजन में सहायता करता है, में सहायक, यानी किसमें सहायता करता है, ये कोशिका विभाजन में सहायता करता है, कोशिका विभाजन में सहायता करता है। ये क्लीवेज के दौरान क्या करेगा, ये सेल डिवीजन के अंदर सहायता करेगा, यानी कि न्यूक्लियस का जो पश्च भाग है ये आप लोग बताएंगे ये क्लीवेज के दौरान सेल डिवीजन में सहायता करता है। जबकि डिस्टल सेंट्रियोल की बात करें तो डिस्टल सेंट्रियोल जो है ये एक्साइल फिलामेंट का निर्माण करते हैं। ये किसका निर्माण करते हैं, एक्साइल फिलामेंट का निर्माण करते हैं। एक्साइल फिलामेंट का मतलब ये किसका निर्माण करते हैं मित्रों, अक्षीय तंतुओं का निर्माण करते हैं। और ये अक्षीय तंतु, यहां पर आप लोग बताएंगे कि ये अक्षीय तंतु जो है, ये अक्षीय तंतु आगे चलकर और ये किसका निर्माण करते हैं, टेल या फ्लैजिला का निर्माण करते हैं, यानी कि ये पूंछ या कसाब का निर्माण करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, फॉर्मेशन ऑफ नेक की बात करें, स्पर्म के अंदर नेक भाग जो है हेड को मिडिल पीस से जोड़ने का काम करता है। नेक के अंदर दो चीजें प्रेजेंट हैं। स्पर्मेटिड के अंदर जो सेंट्रियोल है वो डिवाइड होकर दो सेंट्रियोल बनाता है। एक सेंट्रियोल आपका प्रोक्सिमल सेंट्रियोल कहलाएगा, एक आपका डिस्टल सेंट्रियोल कहलाएगा। प्रोक्सिमल सेंट्रियोल जो है ये केंद्र के पश्चिम भाग में स्थित होता है। ये विदलन के दौरान सेल डिवीजन में सहायता करता है, जबकि दूरस्थ तारकाय या डिस्टल सेंट्रियोल जो है ये एक्साइल फिलामेंट या अक्षीय तंतुओं का निर्माण करता है और ये अक्षीय तंतु आगे चलकर टेल या फ्लैजिला का निर्माण करते हैं। ये आपका फॉर्मेशन ऑफ नेक का पार्ट। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में अगर बात करें, यहां पर नेक्स्ट यदि हम लोग बात करें, अगला पॉइंट हम लोग यहां पर पढ़ेंगे मिडिल पीस का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ मिडिल पीस। हम क्या बोल सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ मिडिल पीस। और मिडिल पीस को या आप लोग क्या बोलते हैं, मध्य खंड का निर्माण। तो हम लोग यहां पर जो बात करने वाले हैं वो किसकी बात करने वाले हैं कि मध्य खंड या मिडिल पीस का निर्माण कैसे होता है। पहली चीज तो हमारे दिमाग में ये रहे कि इसे हम स्पर्म का एनर्जी रूम कहते हैं, एनर्जी रूम कह दीजिए या चैम्बर कह दीजिए, एक ही बात है। इसे स्पर्म का ऊर्जा कक्ष या क्या बोलेंगे इसको, चैम्बर भी कहते हैं, ऊर्जा कक्ष कहते हैं। एक्चुअली में इस भाग के अंदर हम लोग बताएंगे यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं ये स्पाइरल क्रम में, यानी कि सर्पिलाकार क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। किस क्रम में व्यवस्थित रहते हैं, सर्पिलाकार क्रम में व्यवस्थित होते हैं। तो शुक्राणु का एनर्जी रूम कहलाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो हैं वो सर्पिलाकार क्रम में व्यवस्थित होते हैं। तो यहां पर स्पर्म के अंदर अगर आप लोग बात करेंगे तो एनर्जी रूम है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है सर्पिलाकार क्रम में व्यवस्थित होते हैं। अगर हम लोग यहां पर स्टडी करें, यदि हम लोग यहां पर देखें तो मान लीजिए कि ये तो स्पर्म की क्या हो गई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आगे वाला पार्ट बना रहा हूं, उससे पहले वाला पार्ट मैंने पहले भी पूरा डायग्राम भी पढ़ाया है मेरे पहले नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो में, अगर आप लोग देखेंगे तो। और यहां पर यदि आप लोग देखें तो ये सर्पिलाकार क्रम में माइटोकॉन्ड्रिया व्यवस्थित है।
ये यहाँ पर सर्पिलाकार क्रम में क्या व्यवस्थित है, माइटोकॉन्ड्रिया व्यवस्थित है। ये सर्पिलाकार क्रम में यहाँ पर क्या हो गए, माइटोकॉन्ड्रिया हो गए। और यहाँ पर इस तरह से यदि आप लोग देखें तो ये पाई जाती है नेबनकण शीत। इस शीत को आप लोग क्या बोलेंगे, नेबनकण शीत कहते हैं। क्या पाई जाती है जी, नेबनकण शीत पाई जाती है। कौन सी शीत पाई जाती है, नेबनकण शीत। और यहीं पर अगर आप लोग देखें तो ये कहलाता है जैनसन रिंग या रिंग सेंट्रियोल। तो ध्यान से सुनिए, यहाँ पर यदि आप लोग देखें तो ये तो क्या हो गई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या कहलाएगी यहाँ पर, नेबनकण या माइटोकॉन्ड्रियल शीत। इसको आप लोग माइटोकॉन्ड्रियल आच्छद या नेबनकण आच्छद भी कहते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको, नेबनकण आच्छद भी कह सकते हैं। इसको आप लोग नेबनकण आच्छद भी कह सकते हैं, नेबनकण शीत कह दीजिए या माइटोकॉन्ड्रियल शीत। यहां पर ये स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। ये क्या प्रेजेंट है, स्पाइरल क्रम में माइटोकॉन्ड्रिया। ये कहलाता है यहां पर, इसको बोलेंगे रिंग सेंट्रियोल या इसी को कहते हैं हम जैनसन्स रिंग, जैनसन वलय, जैनसन वलय या रिंग सेंट्रियोल कहते हैं। रिंग सेंट्रियोल कह दीजिए या जैनसन रिंग कह दीजिए। और यदि आप लोग यहां पर देखें तो माइटोकॉन्ड्रियल आच्छद के बाहर की ओर चारों ओर कोशिका द्रव की एक पतली परत पाई जाती है। यहां पर क्या पाई जाती है, कोशिका द्रव की एक पतली परत पाई जाती है। कोशिका द्रव की एक क्या पाई जाती है, पतली परत पाई जाती है। कोशिका द्रव की क्या पाई जाती है, एक पतली परत। इस पतली परत को हम लोग क्या बोलते हैं, मेन चेट कहते हैं। इस पतली परत को क्या बोलेंगे, मेन चेट कहते हैं। मेन चेट कहलाती है ये पतली परत क्या कहलाती है, मेन चेट कहलाती है, मेन चेट। अब बात करते हैं कि एक्चुअल में इस एनर्जी चैम्बर का फंक्शन क्या है। ये एनर्जी चैम्बर जब स्पर्म तरल माध्यम में गति करता है, लिक्विड मीडियम में जब वो स्विमिंग करता है, तो उस समय स्पर्म को ऊर्जा प्रदान करता है। तो इस एनर्जी रूम या मिडिल पीस में पाए जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया क्या करते हैं, ये शुक्राणु को गति करते समय ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो शुक्राणु को गति करते समय ऊर्जा प्रदान करने का काम कौन करेंगे, ये स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया करते हैं। कौन करते हैं, ये स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया करते हैं। तो यहां पर स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया जो है, इनका फंक्शन क्या है, हेल्प इन मूवमेंट ऑफ स्पर्म इन फ्लूइड या मैं कह सकता हूं लिक्विड मीडियम। ये एक इसका फंक्शन अपने दिमाग में हम लोग रख सकते हैं कि इसका ये फंक्शन है। जबकि रिंग सेंट्रियोल क्या करता है, रिंग सेंट्रियोल के बारे में मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि मुद्रिका तारकाय क्या करेगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया को टेल भाग में गिरने से रोकता है। प्रिवेंट द स्लीपिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया फ्रॉम मिडिल पीस टू टेल रीजन, यानी कि मिडिल पीस से माइटोकॉन्ड्रिया को टेल भाग में स्लिप होने से, यानी कि गिरने से
रोकता है। ये चीज हम लोग किस में बताएंगे, मिडिल पीस पार्ट के अंदर बताएंगे। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। अगली स्लाइड पर बात करेंगे कि यहां पर लास्ट जो पार्ट इसका हम लोग पढ़ेंगे वो आता है आपका टेल, या जिसको आप लोग बोल सकते हैं फ्लेजिलम। टेल या फ्लेजिलम जो है इसका मेन काम है स्पर्म के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये रेस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ स्पर्म, ये शुक्राणु के मूवमेंट के लिए उत्तरदायी होती है। अब मैं यहां पर बात करूं कि टेल या फ्लेजिला दो प्रकार की होती है। यहां पर टेल को मैं दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ता हूं। वैसे मैमेलियन स्पर्म के टेल को चार पार्ट में भी डिवाइड कर लेते हैं, लेकिन मैं यहां कॉमन बात कर रहा हूं इसलिए दो पार्ट में डिवाइड करके मैं बता रहा हूं आपको। एक पार्ट तो कहलाता है मेन पीस, एक तो क्या कहलाता है मेन पीस, यानी कि मुख्य भाग। एक कहलाता है एंड पीस, जिसको बोलते हैं अंतिम खंड या अंतिम भाग। एंड पीस कह दीजिए, या इसी को हम एंड अंतिम खंड भी कह देते हैं। मेन पीस और एक क्या हो गया यहां पर एंड पीस। अगर मैं यहां पर मुख्य खंड की बात करूं तो यहां पर बताएंगे इसमें अल्प मात्रा में यानी टिनी अमाउंट में साइटोप्लाज्म उपस्थित होता है, जबकि एंड पीस का कैरेक्टर होगा यहां पर साइटोप्लाज्म जो है वो क्या होता है एब्सेंट होता है। यहां पर मेन पीस का जब टीएस देखेंगे, जब अनुप्रस्थ काटेंगे तो इसमें 2+9+2 का पैटर्न देखने को मिलता है, जबकि एंड पीस के अंदर 9+2 पैटर्न देखने को मिलेगा। एक्चुअल में चूंकि अगर हम लोग किसी फ्लेजिला की जब बात करते हैं, जब उसका टीएस काटते हैं तो सामान्य रूप से यूकैरियोट्स का कैरेक्टर है कि उसमें 9+2 का पैटर्न देखने को मिलता है। तो यहां पर यदि आप लोग देखें तो ये दो जो हैं ये बाहरी मोटे तंतु हैं, यानी कि बाहर पाए जाते हैं, एक्सटर्नल थिक फाइब्रिल्स हैं। ये आप लोग बताएंगे पेरिफेरल फाइब्रिल्स। दो जो हैं ये कहलाते हैं आपके सेंट्रल फाइब्रिल्स कहलाते हैं। सेंट्रल फाइब्रिल्स, देखिए जो पेरिफेरल फाइब्रिल्स जो होते हैं, अगर मैं पेरिफेरल फाइब्रिल्स की बात करूं तो ये डबल दोहरे होते हैं, जबकि सेंट्रल फाइब्रिल्स जो हैं वो कैसे होते हैं सिंगल होते हैं। अब हम एक डायग्राम से इसको समझते हैं जिससे हमारे थोड़े कंसेप्ट इसमें क्लियर हो जाएंगे कि भाई ये कैसा दिखता है। यदि आप इसका एक टीएस डायग्राम देखें, टीएस ऑफ मेन पीस ऑफ फ्लेजिलम,
तो यहां पर अगर आप लोग देखें तो ये तो 9+2 का पैटर्न बन गया, और इसके बाहर की तरफ यदि हम लोग यहां पर बनाएं ये दो मोटे थिक फाइब्रिल्स बना दिए हमने, ये कहलाएंगे एक्सटर्नल थिक। एक्सटर्नल की जगह आप चाहें तो आउटर शब्द जी थोड़ा याद रखना रहेगा, आउटर थिक फाइब्रिल्स ये कहलाते हैं, ये नंबर में 2 9 डबल पेरीफ्रल फाइब्रिल्स कहलाते हैं, जबकि यहां पर ये 2 सिंगल सेंट्रल फाइब्रिल्स कहलाते हैं, यानी एकल केंद्रीय तंतु, ये परिधीय तंतु। ये कैसे होते हैं? दोहरे परिधीय तंतु हैं, जबकि ये एकल केंद्रीय तंतु हैं। और ये 2 मोटे बाहरी तंतु है। ये जो एक स्ट्रक्चर हम लोग जो बनाते हैं, ये जो स्ट्रक्चर है, ये एक प्रकार का टीएस ऑफ मेन पीस फ्लैजिलम है। अगर इसमें से हम लोग ये अगर आउटर थिक फाइब्रिल्स को हटा दें तो ये एंड पीस का स्ट्रक्चर बन जाएगा। दूसरा यहां पर हम लोग ये भी देख सकते हैं, ये जो आर्म्स हैं, इन आर्म्स में डायनिन प्रोटीन उपस्थित होती है। आर्म्स किसकी बनी होती हैं? डायनिन प्रोटीन की बनी होती हैं। जबकि ये जो ट्यूब्यूल्स हैं, जिसको आप ए और बी भी कह सकते हैं, ए ट्यूब्यूल्स, ये जो ट्यूब्यूल्स हैं, ये यहां पर आप लोग बताएंगे ये ट्यूब्यूलिन प्रोटीन की बनी होती हैं। तो ट्यूब्यूल्स जो हैं वो यहां पर आप लोग बताएंगे किसकी बनी होती हैं? ट्यूब्यूलिन प्रोटीन की। जबकि आर्म्स जो हैं वो किसकी बनी होती हैं? आप बताएंगे डायनिन प्रोटीन की। तो ये टैल के स्ट्रक्चर में आपको एक ब्रीफ नोट बताना है। उसके बाद में हम लोग आगे बात करते हैं यहां पर टैल के आधार पर स्पम के प्रकार। टाइप्स ऑफ स्पम। टाइप्स ऑफ स्पम की बात करें तो बताएंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ टैल या फ्लैजिला। टैल या फ्लैजिला की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर हम 2 टाइप्स में स्पम्स को डिवाइड करते हैं। कितने टाइप्स होंगे? 2 टाइप्स। 2 टाइप्स में कौन कौन से? एक होगा आपका फ्लैजिलेटेड स्पम, जिसको आप लोग बोलते हैं कसाबित शुक्राणु। एक आपका कौन सा शुक्राणु होगा? कसाबित शुक्राणु। एक आपका होगा नॉन फ्लैजिलेटेड स्पम, यानी कि अकसाबित शुक्राणु।
मतलब ऐसे स्पर्म जिनमें टेल या फ्लैजिला उपस्थित होती है, फ्लैजिलेटेड स्पर्म कहलाएंगे। और ऐसे स्पर्म जिनमें टेल या फ्लैजिला या फ्लैजिलम, फ्लैजिलम एक सिंगुलर वर्ड है, फ्लैजिला प्लूरल वर्ड है, फ्लैजिलम क्या हो, एब्सेंट हो, क्या हो, अनुपस्थित हो। अब हम लोग यहां पर फ्लैजिलेटेड स्पर्म की बात करें तो फ्लैजिलेटेड जो स्पर्म है उनको भी हम लोग आगे जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ लेते हैं। फ्लैजिलेटेड स्पर्म, फ्लैजिलेटेड स्पर्म को 3 टाइप्स में डिवाइड करके पढ़ें। 3 टाइप्स कौन कौन से? एक तो आप लोग बताएंगे मोनोफ्लैजिलेटेड स्पर्म, एक आप बताएंगे बाइफ्लैजिलेटेड स्पर्म, यानी कि द्विकशाबी शुक्राणु। एक आपका हो जाएगा यहां पर जिसको आप लोग स्पर्म बोट भी कह सकते हैं, और जिसको आप लोग निडोम या स्पर्म बोट, या जिसको आप लोग निडोम, या जिसको आप लोग बैटरी भी कहते हैं, जिसको आप लोग कॉन्जुगेटेड स्पर्म भी कहते हैं, यानी कि संयुग्मित शुक्राणु। तो कसाब प्रेजेंट है। अगर यहां पर एक कसाब उपस्थित है, अगर एक कसाब या टेल यहां पर पाई जाती है तो मोनोफ्लैजिलेटेड स्पर्म कहलाएगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे मनुष्य, जैसे रैट, जैसे मंकी, यानी ऐसे जंतु जिनमें एक कसाब पाया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे मान लीजिए कि ये तो कोई स्पर्म हो गया और उसमें ये क्या हो गया, एक टेल। अगर यहां पर एक टेल प्रेजेंट है तो मोनोफ्लैजिलेटेड स्पर्म कहलाएगा। और बाइफ्लैजिलेटेड स्पर्म की बात करें तो बाइफ्लैजिलेटेड स्पर्म की बात करें तो यहां पर एग्जाम्पल बताएंगे टोड फिश, जिसको हम लोग ऑप्सेनस भी कहते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा, टोड फिश या ऑप्सेनस, यानी कि ऐसे स्पर्म जिनके अंदर 2 कसाब प्रेजेंट हो, यानी कि यहां पर क्या प्रेजेंट हो, ऐसे स्पर्म जिनमें क्या प्रेजेंट हो, ऐसे स्पर्म जिनमें क्या प्रेजेंट हो, 2 टेल प्रेजेंट हो। यहां पर अगर आप लोग बात करें तो ऐसे स्पर्म जिनमें क्या प्रेजेंट हो, 2 टेल प्रेजेंट हो। जैसे ये आपका स्पर्म, आपका नहीं, ये टोड फिश का है ना, और टोड फिश के स्पर्म में कितने कसाब देखने को मिलते हैं, यहां पर आप लोग बताएंगे कितने कसाब पाए जाते हैं, 2 कसाब पाए जाते हैं। अगर ऐसी स्थिति आपको देखने को मिले तो ये ऑप्शनस यानी बाइफ्लैजिलेटेड स्पर्म हो गए। और कॉन्जुगेटेड स्पर्म की बात करें तो इसका एग्जाम्पल है ग्रास होपर, टिड्डे के अंदर। किसके अंदर देखने को मिलते हैं साहब, टिड्डे के अंदर। तो टिड्डे के अंदर, ग्रास होपर के अंदर कॉन्जुगेटेड स्पर्म, इसमें क्या होगा, इस प्रकार इसमें ग्रास होपर के अंदर आप लोग बताएंगे कि ग्रास होपर के अंदर आप यहां पर बता सकते हैं कि ग्रास होपर में क्या होता है, यहां पर स्पर्म्स के हेड भाग आपस में फ्यूज होकर कॉन्जुगेटेड या बैटरी, या आप लोग बता सकते हैं किसका, निडोम का निर्माण करते हैं। बैटरी का या किसका निर्माण करते हैं, निडोम का। देखिए
ये यहां पर कॉन्जुगेटेड स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है। इसी तरह से हम लोग देखें नॉन फ्लैजिलेटेड स्पर्म, यानी ऐसे स्पर्म जिनमें कसाब या फ्लैजिलम या टेल क्या हो, एब्सेंट, यानी कि इनमें हम लोगों ने क्या बताया था, टेल क्या होगी, इनमें एब्सेंट होगी। एग्जाम्पल के लिए जैसे एस्केरिस, अगर एस्केरिस का शुक्राणु देखें तो एस्केरिस का शुक्राणु कुछ ऐसा नजर आता है। एस्केरिस के शुक्राणु में ये नजर आता है हमें स्यूडोपोडियम, क्या नजर आता है, स्यूडोपोडियम नजर आता है एस्केरिस के शुक्राणु में। इसी तरह से क्रेफिस, ये जैसे क्रेफिस का स्पर्म हो गया, क्रेफिस में। इसी तरह से लोबस्टर, लोबस्टर केकड़े को कहते हैं। इनके अंदर भी आप लोग यहां पर बताएंगे कि नॉन फ्लैजिलेटेड स्पर्म देखने को मिलते हैं। तो इसी के साथ आप लोगों का ये स्पर्मेटोजेनेसिस का पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया है। मैं जब नेक्स्ट आप लोगों का कल लेक्चर स्टार्ट करूंगा oogenesis का, आप कंटिन्यूअस मेरे वीडियो को देखिए, मेरे वीडियो को शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, सब्सक्राइब्स कर लीजिए आप इनको। और आपको ये जो मेरे वीडियोज हैं ये आप कॉलेज एजुकेशन की स्टडी कर लीजिए बेसिक इनसे, आप चाहे फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर लीजिए, चाहे आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर लीजिए, या कोई और अदर कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम्स हैं उनमें। मैं आप लोगों को लास्ट में जब स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis हो जाएगा तो मैं आपको प्रॉब्लम भी साथ साथ में सॉल्व करवाऊंगा, ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू।